बच्चों, इस वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास में एक्सरसाइज 11.2 प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक के सभी सवालों को लगा रहे हैं। इसके पहले हम एक वीडियो दे चुके हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक और उसके पहले एक इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो हम दिए थे। हमें आशा है वो सब देखे होंगे आप। आइए क्वेश्चन नंबर 10 लगाते हैं। प्रश्न नंबर 10 ऐसे दिया है, दो सरल रेखाएं जिनके सदिश समीकरण ऐसे दिए गए हैं, इनके बीच का कोण पूछ रहा है। बच्चों, आपको एक फार्मूला बताया गया था, ऐसे दो सदिश जिनके दो रेखाएं जिनके सदिश समीकरण r इक्वल a1 प्लस लैम्डा b1 r इक्वल a2 प्लस म्यू b2 है, तो यदि इनके बीच का कोण थीटा है तो आप cos थीटा के लिए फार्मूला ऐसे जानते हैं कि b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 इंटू मॉड b2। रीजन ये है कि रेखा b1 के पैरेलल है, ये रेखा b2 के पैरेलल है, तो जो b1 और b2 के बीच का कोण होगा वही तो इन रेखाओं के बीच का कोण होगा। आप इंट्रोडक्शन का वीडियो बार देख लेंगे तो बस वही काम करते हैं। तो इसके पहले हम लोग अदिश गुणनफल में भी ऐसा पढ़े थे कि b1 b2 दो सदिश है, उनके बीच का कोण cos थीटा, अदिश गुणनफल की सहायता से b1 डॉट b2 अपन मॉड b1 इंटू मॉड b2 निकालते हैं। तो यहाँ पर r इक्वल a1 ये है और b1 ये है, r इक्वल a2 b2, हमें मतलब b1 b2 से है। तो यहाँ b1 क्या है आपका 3i प्लस 2j प्लस 6k और b2 ये है b2 i प्लस 2j प्लस 2k। तो अब क्या करना होगा, हमें b1 डॉट b2 निकालना है और मॉड b1 और मॉड b2 को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले b1 डॉट b2 ही निकालते हैं। b1 डॉट b2 तो कैसे क्या करते हैं आप 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट i प्लस 2j प्लस 2k डॉट प्रोडक्ट निकालने का यही मेथड है। i के गुणांक में गुणा करते हैं, 3 गुणे 1 3 होगा, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, तो 12 4 16 16 3 19 ये हो गया। और मॉड b1 क्या होगा, मॉड b1 अंडर रूट ये 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 6 का स्क्वायर 36 36 4 40 49 तो 7 हो गया। और फिर मॉड b2 क्या होगा अंडर रूट, इसमें आते हैं 1 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 4 8 1 9 ये हो गया 3। अतः यहाँ से फार्मूला आप लगा लीजिए cos थीटा इक्वल मॉड b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 मॉड b2। तो b1 डॉट b2 क्या है 19 अपॉन मॉड b1 7 और ये 3, तो 19/7 तो इसलिए थीटा इक्वल क्या लिखेंगे आप कॉस इनवर्स 19/21। अगर ये मान ज्ञात होता है, सपोज दैट 1/2 आ गया तो थीटा इक्वल 60 डिग्री लिखते, 1/√2 आ गया तो 45, नहीं है तो इनवर्स में बना के ऐसे छोड़ देते हैं। बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 में दो सवाल हैं, पहला हम लगाए, दूसरा ठीक ऐसे ही दो रेखाएं दी गई हैं जिनके सदिश समीकरण दिए गए हैं, उनके बीच का एंगल बताना है। हमें आशा है कि आप उसको भी कर लेंगे ऐसे, तो आप उसको खुद लगा लेंगे। ओके, वीडियो रोकिए और नोट कीजिए। अब प्रश्न नंबर 11 में भी यही काम करना है, लेकिन रेखाओं के समीकरण कार्तीय रूप में दिए गए हैं। अभी 10वां में आपको सदिश रूप में दिया गया था, तो जब कार्तीय रूप में समीकरण इस टाइप में जब दिए गए थे, x माइनस x1/a1 y माइनस y1/b1 z माइनस z1/c1, एक ऐसी रेखा है जो पॉइंट x1 y1 z1 से होकर जा रही है और जिसका दिक् अनुपात a1 b1 c1 है, और दूसरी रेखा ये है। तो इन दो रेखाओं के बीच का एंगल अगर थीटा है तो cos थीटा लिखने का मेथड ये था a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर ऐसे लिखते हैं आप। बस शर्त ये है ये रेखाएं स्टैंडर्ड रूप में हों, जैसे x माइनस ये न हो यहाँ 2 माइनस x न हो, ठीक है, x में से कुछ जोड़ा गया या घटाया गया हो। तो उस तरह से यहां से देखते हैं तो ये a1 होगा, ये b1 होगा, ये c1 होगा, a2 b2 c2। वैसे अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये रेखा किस पॉइंट से होकर जा रही है 2 1
-3। हालांकि इसका कोई जरूरत नहीं है एंगल निकालने में, लेकिन आपको समझा रहे हैं। इसका दिक् अनुपात 2 5 -3 है। ये रेखा -2 4 5 से होकर जा रही है, -2 4 5 से होकर जा रही है, और जिसका डायरेक्शन रेशियो -1 8 और 4 है। तो 43 पॉइंट से कोई मतलब नहीं, हम सीधे एंगल निकालते हैं। cos थीटा इक्वल यहाँ फार्मूला लिख जाएंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। अब ये सब मान इसमें रखते हैं। a1 2 a2 -1, फिर प्लस b1 5 b2 8 c1 -3 c2 4 अंडर रूट a1 स्क्वायर 4 5 का स्क्वायर 25 -3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 8 का स्क्वायर 64 4 का स्क्वायर 16। ये क्या मिल रहा है? ये -2 8 पचे 40 4 तिहाई ये हो गया 12 बटे अंडर रूट ये हो गया आपका 9 5 14 4 18 को 88 ले 2 1 3 38 और ये अंडर रूट 6 4 10 1 11 के 81 ले 6 1 7 1 8 ऐसे हो गया। तो इधर आते हैं, इसलिए cos थीटा इक्वल क्या मिला, इसको आप जोड़ लीजिए। 12 2 14 40 -14 करेंगे तो आएगा 26 और इधर 38 का वर्गमूल तो मिल नहीं पाएगा, लेकिन इसका वर्गमूल तो 9 होगा। तो कुछ कटने वाला तो है नहीं, बस ऐसे छोड़ सकते हैं आप। थीटा इक्वल cos इनवर्स 26 बटे 9 करड़ी में 38 ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार इन दो रेखाओं के बीच का कोण ऐसे होगा। बच्चों ऐसे इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन आप खुद लगा लेंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे दिया है कि x/2 इक्वल y/2 इक्वल z/1, शायद ऐसे दिया पहली रेखा। तो जैसा कि आप सोच रहे हैं यहाँ माइनस तो कुछ दिया नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं, इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, वहां कुछ नहीं, तो मतलब ये 0 0 0 है। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि रेखा किस पॉइंट से होके जा रही है तो आप बोलेंगे 0 0 0 से जा रही है। तो इस एंगल निकालने के लिए इस पॉइंट्स का कोई यूज है नहीं, हमें बस इसका मतलब a1 b1 c1 हो गया। और ऐसे दूसरी रेखा तो स्टैंडर्ड रूप में है, वहां से a2 b2 c2 आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसी में मान रखते हुए एंगल निकाल लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 आपका पूरा हुआ, इसको नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 12 में दो रेखाएं दी गई हैं जो कार्तीय रूप में दी गई हैं। ये परस्पर लंब हैं, तो इसमें अक्षर P दिख रहा है, P का मान बताना है आपको। बच्चों जब इस तरह से सरलरेखाएं दी गई हैं कार्तीय रूप में, इनके बीच का कोण निकालने का फार्मूला ये है। लेकिन आपको एक बात यहाँ बताया गया था, ये दोनों रेखाएं कब लंब होती हैं। लंब होने का कंडीशन यही था कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0। अगर ये 0 है तभी तो cos थीटा 0 होगा। cos थीटा 0 मीन्स थीटा 90 डिग्री। इंट्रोडक्शन की वीडियो में हम इसको समझाए भी थे, आपको एक बार देख लें उसको। क्योंकि मॉड तो 0 होता नहीं, अंडर रूट वाला मान, तो इसलिए ये प्रतिबंध है इसके लंब होने का प्रतिबंध। और इसी प्रकार समांतर होने का प्रतिबंध क्या होता है, इनके दिक् अनुपातों का अनुपात आपस में बराबर होता है। लेकिन यहाँ a1 b1 c1 आप इतना झटके के साथ तुरंत नहीं सोच लेंगे। आपको यहाँ देखना होगा ये समीकरण क्या स्टैंडर्ड रूप में है। x माइनस x1 होना चाहिए, यहाँ तो 1 माइनस x है। यहाँ 7y माइनस 14 है, ये z माइनस 3, ठीक है, इस रूप में दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको उस स्टैंडर्ड रूप में आपको चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे, इसको अगर लिखना चाहें तो इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 मान लेते हैं। तो रेखाओं 1 व 2 को पुनः निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दो, इसको हम स्टैंडर्ड रूप में ला रहे हैं। इसको अगर हम x-1 लिखते हैं तो अगर यहाँ -3 लगा दें तो बैलेंस तो हो जाएगा। ये 1 माइनस x, मतलब ये मान सीधे इतना होना चाहिए। ऐसा लिखने से मानक रूप में दिख भी रहा है। इक्वल
इसको हम 7 से भाग दे रहे हैं, तो y माइनस 2/2p/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 से सब में भाग दे तो 7 एकड़ 7 दूनी 14 2p/7। और ये वाला स्टेप तो मानक रूप में ही है, z माइनस 3/2 ऐसे छोड़ दो। और सेकंड वाले को क्या लिखेंगे आप, इसको ध्यान दीजिए, यहाँ यक्स -7 से भाग दो, यक्स -1/-3p/7 लिख सकते हैं, -7 से भाग दे रहे हैं, ये प्लस हो गया, ये -1 होगा, ये -3p/7, ये तो ठीक ही चल रहा है, y -5/1 और यहाँ z -6 लिख के तब -5 लिख लेते हैं। अब आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2, अब यहाँ लिख सकते हैं आप कि दी गई रेखाएं परस्पर लंब होंगी यदि, कब, यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल क्या हो 0। a1 क्या है -3, a2 ये होगा -3p/7 प्लस b1 क्या है 2p/7 और b2 1 प्लस c1 है 2 और c2 -5 इक्वल 0। इसका गुणा करो, इसका गुणा करते हैं तो 9p/7 ये प्लस 2p/7 और 5 दूनी 10 को इधर भेज देते हैं इक्वल 10 आ गया। तो 7 एलसीएम होगा, 9 2 11, 11p/7 बराबर 10 हो गया। फिर यहां से आप लिख सकते हो 11p इक्वल 10 7 70 हो गया। तो p का मान क्या आ गया 70/11। तो ये p का मान होगा, p का मान जब 70/11 होगा तब ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब होंगी। बच्चे इसको बिल्कुल नोट कीजिए। यहाँ प्रश्न नंबर 13 में आपको यह सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं। आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं। कभी भी ऐसा प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपका तुरंत ध्यान ये जाना चाहिए, स्टैंडर्ड रूप होना चाहिए। x -5 y + 2 z कुछ नहीं तो मान लो 0 स्टैंडर्ड रूप है। यहाँ इसके साथ मतलब x के साथ कोई गुणांक नहीं होना चाहिए। x इस साइड में जैसे 5 - x या 5 मतलब ये चर वाला पद पहले होना चाहिए, उसी में से कुछ घटाया या जोड़ा गया हो तभी स्टैंडर्ड रूप होगा। ओके, ये चेकअप करने के बाद ही आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 सोच सकते हैं, अन्यथा पूरा आंसर आपका गलत आएगा। ये दो रेखाएं कब लंब होती है आपको प्रूफ करना है। ये लंब हैं मतलब इनके डायरेक्शन रेशियो जो होंगे ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनके गुणनफलों का योगफल यदि 0 है तो यदि कई रेखाएं परस्पर लंब होंगी। तो हम ये प्रूव करते हैं, ये ज्ञात करते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 इसका मान हम ज्ञात करके देखते हैं क्या है। अगर यदि 0 आ गया तो प्रूफ हो गया ये परस्पर लंब है। a1 क्या है 7, a2 क्या है 1 प्लस b1 क्या है -5, b2 क्या है 2 प्लस c1 1 c2 3। यहां तो गुणा करते हैं 7 - 10 + 3 तो 7 3 10 -10 0, ये 0 आ गया। अतः सीधे लिख सकते हैं अतः दी गई रेखाएं परस्पर लंब हैं। ऐसे प्रश्न नंबर 13 आपका ऐसे पूरा हुआ। ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिया गया लंब दिखाना हो तो आप ऐसे इनका गुणनफल 0 दिखा लेंगे। यदि समांतर दिखाना है तो इतना बटे इतना, इसके बटे इतना, a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 को आप बराबर दिखा देते हैं तो उससे प्रमाणित होता है रेखाएं परस्पर समांतर है और लंब के लिए इनका गुणनफलों का योग 0। तो नोट कीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 14 में दो सरल रेखाएं दी गई हैं जो सदिश रूप में हैं। इनके बीच की न्यूनतम दूरी पूछा है। बच्चों उस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हम आपको ये प्रूफ भी किए थे कि दो रेखाएं अगर ऐसे दी गई हैं तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी का अर्थ क्या है यह स्पष्ट आपको समझाया गया था। उस वीडियो को जरूर देख लें आप। तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी निकालने का एक फार्मूला था। इससे तुलना करके a1 b1 a2 b2 यहां से आप ज्ञात कर लेंगे a1 b1 a2 b2 और इस सूत्र में रखेंगे b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2। इस मान रखते हैं जो आएगा वो आपका आंसर होगा। बस यहाँ तक बस कैलकुलेशन है आपका। इससे तुलना अगर करते हैं तो आपका a1 क्या होगा, a1 होगा आपका I
प्लस 2j प्लस k और b1 तो आपका ये चलेगा i माइनस j प्लस k और फिर ये होगा a2 2i माइनस j माइनस k और ये होगा आपका b2 2i प्लस j प्लस 2k। ओके, तो पहले हम इसमें जो पद दिख रहे हैं उसको ज्ञात करते हैं। चलो पहले b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। तो b1 क्रॉस b2 ज्ञात करने का फार्मूला क्या है? वही शार्डिक विधि। शार्डिक में आप ऐसे बनाते हो i j k। b1 के कंपोनेंट लिखते हैं 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 और b2 के कंपोनेंट लिखते हैं 2 1 2। इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखते हो i शार्डिक का प्रसार 2 एकम 2 माइनस 2 माइनस 1, फिर यहाँ लिखते हो माइनस j, फिर 2 माइनस 2 प्लस k 1 और ये माइनस 2 आ रहा है तो प्लस 2 होगा। तो क्या मान मिल रहा है? ये माइनस 3i, ये 2 माइनस 2 0 प्लस 3k। बच्चों थोड़ा सा ये कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आप चेकअप करते रहेंगे, हो सकता है हमसे लिखने में भी थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, आपको मेथड समझना है। ओके, ये b1 क्रॉस b2 तो मिल गया। चलो इसका मॉड भी निकाल लेते हैं। मॉड b1 क्रॉस b2 करते हैं तो अंडर रूट इसका मापांक -3 का स्क्वायर 9 और j तो है नहीं, 3 का स्क्वायर 9 9 9 18 लिख सकते हो। इसे 3√2 भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम ज्ञात करते हैं फार्मूले में a2 माइनस a1 का जरूरत है। a2 माइनस a1 यहाँ ज्ञात कर लो। a2 क्या है? a2 आपके सामने यहाँ पर है 2i माइनस j माइनस k और a1 i प्लस 2j प्लस k। 2i माइनस i माइनस j, ये माइनस 2j होगा माइनस 3j माइनस k और माइनस k मिलके माइनस 2k होगा। अब इतनी बात जब आप ज्ञात कर लिए, अब सीधे सीधे यहाँ d लिखते हैं। हम d फार्मूला लिखते हैं, d बराबर ये b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2 इक्वल, तो b1 क्रॉस b2 क्या है? माइनस 3i प्लस 3k डॉट a2 माइनस a1 i माइनस 3j माइनस 2k। i माइनस 3j माइनस 2k बट्टे क्या है? b1 क्रॉस b2 का मापांक 3√2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका गुणा करना है, डॉट प्रोडक्ट i का गुणांक i में तो होगा आपका -3, j तो है नहीं, छोड़ दो, तो 3 दूनी 6 माइनस 6 बटे 3√2। तो 6 3 9 माइनस 9 जब मापांक है तो 9 ही होगा। 9 अपॉन 3√2, 3 3 के 9 यहाँ लिख सकते हैं, मीन्स 3 अपॉन √2। ये हो गया आपका मात्रक। आप चाहो तो √2 को ऊपर लिख सकते हो, 2 से ऊपर नीचे गुणा करके √2 से 3√2/2 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का ये आंसर होगा आपका। वैसे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। हमको लगता है किस तरह का क्वेश्चन है, श्योर सर्टेन है आना है। आप किसी भी साल का अनुसार पेपर उठा के देखिए, हर सेट में ऐसे दो रेखाएं मिल रही हैं जिनके बीच की न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करना है। तो इसको वीडियो रोकिए और आराम से समझो, इसको नोट करो। मेन काम यह है आपको फार्मूला याद रखना है। फार्मूला नहीं याद है तो फिर लगाना मुश्किल है, इसको नोट कीजिए। ये प्रश्न नंबर 15 भी काम तो वही बोल रहा है कि ये दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, लेकिन बच्चों ये इक्वेशन कार्तीय रूप में दिया गया है। ये फार्मूला जब सदिश रूप में इक्वेशन है तब लगाएंगे आप। हालांकि कार्तीय रूप का भी एक फार्मूला है, अगर वो याद हो सकता है तो याद करें, हमको लगता है वो जटिल चीज है। बेटर ये होगा आप सदिश रूप वाला याद करो और तुरंत इन रेखाओं को सदिश रूप में चेंज करके हम यहीं आ सकते हैं। और अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 14 लगा उस रूप में आप लिख सकते हैं। तो पहले ये देख लो, एक कार्तीय रूप का स्टैंडर्ड रूप है कि नहीं? स्टैंडर्ड है।
तो इसका सदिश रूप इसको आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो आर इक्वल, जैसे ए प्लस लैम्डा भी लिखते हैं तो ए मीन्स क्या, यहाँ ये किस बिंदु से होकर जा रही है, -1 माइनस आई माइनस जे माइनस के प्लस लैम्डा, ये 7i माइनस 6j प्लस के, 7i माइनस 6j प्लस के, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका सदिश रूप क्या होगा, r इक्वल 3 5 7, तो 3i प्लस 5j प्लस 7k और प्लस म्यू लिख सकते हैं आप, म्यू 1 माइनस 2 1, तो i माइनस 2j प्लस k। तो अब अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 14 हम लगाए, ये A1 होगा, ये B1 होगा, A2 B2, ठीक आप 14 वाले क्वेश्चन को देखकर आप हमको लगता है वैसे लगाइए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, एक ही टाइप के सवाल हैं, आप इसको लगा सकते हैं। बच्चों फिर समझ लो, ऐसे कार्तीय रूप में दिया हो तो तुरंत इसको आप सदिश रूप में बनाइए। तो सदिश रूप में बनाने के लिए x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 होता है, तो ये माइनस x1 चले तो आखिर -1 होगा, तभी तो ये +1 होगा, तो -1 -1 -1, -1 से होके जा रहा है। और यहाँ 7 माइनस 6 1, ये दिक्कत बात है, 7 माइनस 6 यहाँ 1, और ऐसे इसमें -3, ये तो 3 5 7 और यहाँ 1 माइनस 2 1 यहाँ लिख के A1 B1 A2 B2 क्वेश्चन नंबर 14 जैसे लगाएंगे। और ठीक ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लगाएंगे, हम क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, आप समझिए इसको। ऐसे दो रेखाएं दी गई हैं, r इक्वल आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा i माइनस 3j प्लस 2k, और ऐसे इतना इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। A1 हो गया, B1 हो गया, A2 B2, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 लगा उसी तरह से आप इस फार्मूले में फिलअप करके आप लगा सकते हैं। तो बच्चों ऐसे 15-16 आप लगाएंगे, हम 17 नंबर आपको एक बार और बता रहे हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 17 में भी वही चीज पूछा गया है, ये दो रेखाएं दी गई हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, लेकिन बच्चों ये दोनों रेखाएं इस स्टैंडर्ड रूप में नहीं दिख पा रही हैं। ठीक, तो सबसे पहले इन रेखाओं को अगर हम इस रूप में सेट कर दें तो शायद आप खुद लगा भी सकते हैं। हम थोड़ा सा कुछ हेल्प करते हैं, उसके बाद आप लगाएंगे इसको। देखो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं r इक्वल, गुणा करते हैं, ध्यान दीजिए, i माइनस टी आई प्लस, ध्यान दीजिए, टी जे माइनस 2j, फिर प्लस 3k माइनस 2tk। ओके, इसको फिर हम एक बार और लिखते हैं, r इक्वल, यहाँ ध्यान दीजिए, i और इस माइनस 2j को एक पास लिखते हैं, माइनस 2j और प्लस 3k, और प्लस इसमें से t कॉमन ले रहे हैं, t, ध्यान दीजिए यहाँ तक माइनस आई आएगा, माइनस आई, इसमें से t कॉमन लिए तो प्लस j, और इसमें से t कॉमन लेंगे तो माइनस 2k। अब देखो ये पहली रेखा, आप देखिए r इक्वल, ये a प्लस लैम्डा b, a1 प्लस लैम्डा b1, लैम्डा मीन्स t कोई कांस्टेंट होना चाहिए, ये हो गया। और सेकंड वाली रेखा को भी ऐसे ही चेंज कर लो, r इक्वल, इसका गुणा करते हैं तो यश i प्लस आई, ओके, 2 j माइनस 2 यस के, ये ध्यान दीजिए, माइनस के। फिर उसी तरह से इसको भी सेटिंग कर लो, इसमें से इसको लिखते हैं पहले i माइनस j माइनस के, और इसमें से यस कॉमन लीजिए तो यहां से यहां मिलेगा आपको i, यहाँ मिलेगा 2j और यहाँ मिलेगा माइनस 2k। तो हमारी दो रेखाएं एक और दो ऐसे हो गई। अब इसमें तुलना करते हैं तो a1 क्या आएगा आपका, a1 i माइनस 2j प्लस 3k, b1 क्या होगा, माइनस i प्लस j माइनस 2k, a2 क्या होगा, i माइनस j माइनस k, b2 क्या होगा, i प्लस 2j माइनस 2k। अब हमको लगता है क्वेश्चन नंबर 14 फिर देखिए आप, उसमें देखो a1 b1 a2 b2 है, तो कैसे हम सॉल्व किए। सबसे पहले आप b1 क्रॉस b2 ज्ञात करेंगे,
फिर A2 माइनस A1 यहां से निकाल लेंगे, फिर मॉड करके जैसे क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार रिपीट कर लीजिए आप। हम 14 इसलिए कंप्लीट पूरा स्टेप लिख के लगाए हैं। हाँ, इसमें अगर A1 B1 A2 B2 में कहीं प्लस माइनस इधर गड़बड़ी हो सकता है तो यहां से आपको सेटिंग फिर एक बार इसको चेक कर लेंगे, जैसे I माइनस TI ये पूरा सही किया गया है कि नहीं, वो मिस्टेक हो सकता है। तो ऐसे आप ध्यान दें इसमें A1 B1 A2 B2 अगर ये मान सही है तो आप इसमें टी का मान रख के ऐसे कंप्लीट निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम प्रश्नावली 11.2 ऐसे कंप्लीट किए। आप इसको वीडियो को रोकिए और आराम से लोड कर लें।